हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे प्रीलिम्स का। तो आज के इस वीडियो से हम लोग शुरू करने वाले हैं जो 2021 का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था आईएएस का, उसका हम लोग पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 1 से 25 तक के क्वेश्चंस हर दिन डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे वो ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें इसके जरिए हम लोग क्या समझ सकते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारी, उसके जो गवर्नर होते हैं उसके अपॉइंटमेंट को लेकर सवाल है। दूसरा है कि सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शन टू द आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। दूसरे में ये बोला जा रहा है कि कुछ प्रोविजंस के अंदर, जो संविधान में कुछ प्रोविजंस है उसके अंतर्गत जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्रीय सरकार होती है, वो उसके पास ये अधिकार है कि वो जो आरबीआई है उसको डायरेक्शंस इशू कर सकती है, लेकिन जो डायरेक्शंस इशू वो करेगी वो पब्लिक इंटरेस्ट में होने चाहिए। थर्ड ऑप्शन जो है वो ये है कि द गवर्नर ऑफ द आरबीआई ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट। तो इसमें ये बोला गया है कि जो आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनको आरबीआई एक्ट से पावर मिलती है। अब ये इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हम लोग को क्या सीखना है हमें, कि सबसे पहले तो हमें ये चीज़ जाननी है कि कोई भी जो इम्पोर्टेंट बॉडी है, चाहे वो स्टैट्यूटरी हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो या फिर एक तरह से ऑटोनोमस बॉडी हो, कुछ भी हो, रेगुलेटरी बॉडी हो कोई, तो वो उसको हमें डिस्कस करना है कि उसकी जो अपॉइंटमेंट है, जो मेन हेड के ऊपर जो अपॉइंटमेंट है, या फिर उसका अपॉइंटमेंट के छोड़ दीजिए रिजिग्नेशन भी है, या फिर उनके जो टर्म एंडिंग होता है तो उसके बाद जो रिजिग्नेशन वगैरह जो होता है प्रोसेस, उसको कौन हैंडल करता है, उसको कौन अपॉइंट करता है, कौन हटाता है, रिमूवल की बात करें या फिर अपॉइंटमेंट की बात करें तो उसको कौन हटाता है। इस क्वेश्चन से हमें ये जानने को मिलता है। साथ साथ ये चीज़ जानने को मिलती है कि कौन से पावर से या कौन से एक्ट से या फिर कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से वो जो पर्टिकुलर बॉडी है उसके मेंबर्स को पावर मिल रही है या फिर उस बॉडी को पावर मिल रही है। ये भी हमें चीज़ जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज हो सकता है कि आरबीआई के बारे में ये पूछा जाए, तो हो सकता है कल को किसी दूसरे चीज़ के बारे में पूछ लिया जाए। जैसे कि आप बात कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जजेस को पावर कहाँ से मिलती है, प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती है, इन सब पे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द गवर्नर ऑफ द आरबीआई ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट। जैसे मैंने अभी बताया कि कहाँ से वो उसको पावर्स मिल रही हैं, तो ये तीसरे ऑप्शन में आप इसको देख के समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो दो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। विद रेफरेंस टू कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो जो कैजुअल वर्कर्स जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जो रोजगार लिए हुए हैं, उनके बारे में ये स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है कि ऑल कैजुअल वर्कर्स आर इंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड कवरेज। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितने भी कैजुअल वर्कर हैं उनके उनको ये अधिकार है या फिर उनको वो इस चीज़ के लिए वो एलिजिबल हैं कि वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो कवरेज है उसके अंतर्गत वो शामिल हो जाएं। दूसरा है कि ऑल कैजुअल वर्कर्स आर इंटाइटल फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो जितने भी कैजुअल वर्कर्स होते हैं उनके पास ये अधिकार है कि वो रेगुलर वर्किंग आवर के अंतर्गत ही काम करें, और उनको ओवर टाइम अगर कराया जाता है तो उनको पेमेंट दिया जाए उसका। थर्ड जो स्टेटमेंट है कि द गवर्नमेंट कैन बाई ए नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एन एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री शैल पे वेजेस ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट। तीसरा में है कि कोई भी नोटिफिकेशन के जरिए गवर्नमेंट ये कर सकती है कि जितने जो भी इंडस्ट्री के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको जो पेमेंट है वो बैंक अकाउंट के थ्रू ही उनके दिया जाए। तो ये 3 स्टेटमेंट है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आप इस तरह के जो स्टेटमेंट है वो आपको एडिटोरियल में मिल जाएंगे। एडिटोरियल में हो गया है या फिर करंट अफेयर जो मटेरियल है उसके अंतर्गत इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको डील किया जा सकता है। ये आप इस तरह की जो बेसिक जो इसकी जानकारी होती है, हाँ आपको थोड़े से एनसीईआरटी पढ़ के थोड़ी सी ज़रूर मिल सकती है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो ये आपको थोड़े से कॉमन सेंस और थोड़े से एडिटोरियल वगैरह को अच्छे से पढ़ने से आपको ये सारी जो जानकारी है वो मिल सकती है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो वर्ड होता है, जैसे कि यहाँ पर कैजुअल वर्कर की बात हो रही है तो कैजुअल वर्कर का क्या मीनिंग होता है, फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कवरेज क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह की टर्म आप देखते होंगे कि न्यूज़ पेपर में आते रहते हैं, तो उसको हमें थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ एन इकोनॉमिक रिसेशन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो जब इकोनॉमिक रिसेशन जब आती है तो उसमें से कौन से जो नीचे दिए गए कदम है वो उठाए जा सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि कट इन टैक्स रेट्स एकम्पनीड बाई इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। दूसरा है कि इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। तीसरा है इंक्रीज इन टैक्स रेट्स एकम्पनीड बाई रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। और चौथा है रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स।
तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि अगर इकोनॉमिक रिसेशन आती है तो कौन सा स्टेप लिए जाने चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको समझदारी की मांग करते हैं कि आप समझते कैसे हैं कि जब टैक्स रेट क्या होते हैं, उनको अगर बढ़ाया जाता है तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे, या इंटरेस्ट रेट घटाया जाता है बढ़ाया जाता है। आप देखते होंगे, न्यूज़ सुनते रहते होंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है हर 3 महीने पे, तो वो रिव्यू करते रहती है सिचुएशंस को कि उसने कभी रेपो रेट घटा दिया, कभी बैंक रेट बढ़ा दिया, कभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो होती हैं जैसे कि पीपीएफ, एनएससी और केवीपी वगैरह जो स्कीम्स होती हैं, उनको उनके इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया घटाया जाते रहता है। तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि जब ये कदम उठा रही है सरकार, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, क्यों उठा रही है ये कदम। उसमें ज़रूर कोई ऐसी बात है जो कि पूरे ओवरऑल इकोनॉमी पे प्रभाव डाल रही है, तब जाके इतनी बड़ी बॉडी जो है हर 3 महीने पे मिल रही है और वो इतने बड़े बड़े कदम उठा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंक्रीज इन टैक्स रेट्स। तो मैंने पहले आपको बताया कि टैक्स रेट्स का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। जब टैक्स रेट बढ़ाया जाता है किसी वस्तु पे तो उसका क्या ओवरऑल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है, किस सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ता है, कौन से लोग उससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और कौन सी सर्विस सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फार्मिंग सेक्टर कौन उससे ज़्यादा प्रभावित हो रही है, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और जब पब्लिक प्रोजेक्ट पे एक्सपेंडिचर किया जाता है तो उसका क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, और उसके पैसे कहाँ से जुटाए जाते हैं, ये सब आपको जो बेसिक्स बुक्स होते हैं उसमें आपको अच्छे से मिल जाएंगे। इसलिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। इसमें आपको थोड़ा सा बेसिक बुक की जानकारी होनी चाहिए, बेसिक जो नॉलेज है वो जानकारी होनी चाहिए, और थोड़े करंट अफेयर से आपको जुड़े रहना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड फॉर ए गुड माइट इंक्रीज इफ। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो अनचेंज रहें यानी कि नहीं बदले, तो एक सामान के लिए मार्केट डिमांड बढ़ेगी अगर। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि पहला है कि प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट इंक्रीजेज, दूसरा है प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेज, तीसरा है द गुड इज एन इन्फीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स इंक्रीजेज, इट्स प्राइस फॉल्स। तो ये 4 जो ऑप्शन है उससे आपको ये देखने को मिल जाएगा कि ये बिल्कुल कॉमन सेंस की चीज़ है, और बिल्कुल जो इकोनॉमी को समझने की कोशिश करता है, जो बेसिक जो नॉलेज है उसको समझने की कोशिश करता है, तो वो इस तरह के क्वेश्चंस को डील कर सकता है। थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी होगी कि मार्केट कैसे काम करती है, मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड कैसे काम करती है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो ये है, विद रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर बात की जा रही है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि पहला जो ऑप्शन है कि दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड्स सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। दूसरा है दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तीसरा है दे वे ब्राउट अंडर द प्रीव्यू ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू एन अमेंडमेंट इन 1966। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर देखना है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते होंगे कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अक्सर अभी न्यूज़ में था, क्योंकि उसमें कुछ घोटाले सामने आए थे। उसमें उसके चलते वहाँ पे कुछ जो बैंक उसके शाखाएं थी उसको बंद कर दी गई थी। इसके चलते जो पब्लिक का पैसा है वो डिपॉजिट पे और विड्रॉल पे उस पर कुछ लिमिट लगा दी गई थी, जिसके कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था उनको। ये महाराष्ट्र की घटना थी, साथ में यूपी में भी कई बैंक ऐसे समझ में आए थे। तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि जो करंट अफेयर में जो इस तरह के जो बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड बैंक हो, चाहे फिर इस तरह के जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो या रूरल कोऑपरेटिव बैंक हो या फिर रीजनल रूरल बैंक हो, तो इस तरह की जो संस्थाएं होती हैं उसके बारे में हमें थोड़ा सा सजग रहना होगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसके साथ साथ ये भी जानना होगा कि इनको सेटअप किसके द्वारा किया जाता है। जैसे कि पहला ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है कि इसको लोकल बोर्ड, इसके जो सुपरवाइज और रेगुलेटेड किया जाता है वो लोकल बोर्ड के द्वारा किया जाता है, जिसको सेटअप किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो थोड़े से उसके कानून के बारे में पता होना चाहिए कि जो इसके रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या है, कौन इसको रेगुलेट कर रहा है। इसके साथ साथ उसके काम का क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है कि दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रीफरेंस शेयर्स, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रीफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। साथ साथ यहाँ पे देखिए ये पता होना चाहिए कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है क्या उसके अंतर्गत ये आता है। तो ये सारी चीज़ें हमें जानकारी होनी चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करके हम लोग का दिमाग है जो इस एरिया में काम करना शुरू कर देता है, जिससे हम अगली बार जब भी कोई इस तरह का टॉपिक पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक हम लोग इस तरह के इन्फॉर्मेशन को उससे निकालने लगते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स है वो किस चीज़ से प्रभावित होती है। तो पहला जो ऑप्शन है वो ये है, एक्शंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व। दूसरा है एक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा है इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स।
तो यहाँ पर जो यूएस फेडरल रिजर्व के बारे में बोला जा रहा है, और सबसे बड़ा बात कि यहाँ पर बॉन्ड यील्ड्स के बारे में जो बोला जा रहा है, तो बॉन्ड यील्ड्स अक्सर न्यूज़ में रहते हैं, जैसे कि आपने मसाला बॉन्ड का नाम सुना होगा, तरह तरह के बॉन्ड होते हैं, कभी म्यूनसिपल बॉन्ड का नाम सुना होगा आपने। तो बॉन्ड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो कैसे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, कैसे उनका क्या रोल होता है, वो हमें पता होनी चाहिए। उसको बॉन्ड जो है उसको किस कानून के अंतर्गत रेगुलेट किया जाता है, कौन सी बॉडी उसको मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है, ये हमें पता होना चाहिए। और उनके ऊपर किस किस चीज़ का प्रभाव होता है, या फिर वो किन चीज़ों पर प्रभाव डालती है, ये भी हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि पहला ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है कि एक्शंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व, तो क्या इससे इन्फ्लुएंस होती है बॉन्ड मार्केट इंडिया की जो है। दूसरा है कि एक्शंस ऑफ द आरबीआई। तीसरा है इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स। तो हम ये सर जो टर्म है, जैसे इन्फ्लेशन और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स, इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, इसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ये होते क्या हैं और इनका क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 7th नंबर कि कंसीडर द फॉलोइंग। तो पहला ऑप्शन जो है कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। दूसरा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस। तीसरा है ग्लोबल डिस्पोजिटरी रिसिप्ट। चौथा है नॉन रेसिडियल रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स। तो विच ऑफ द एबव कैन बी इंक्लूडेड इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। देखिए एफडीआई पे सवाल है, तो एफडीआई पे सवाल हमने अगर ध्यान दें तो क्यों पूछा गया है। एफडीआई जो है पिछले कुछ साल से बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रही है, क्योंकि इस गवर्नमेंट के आने के बाद जो इन्वेस्टमेंट है एफडीआई की में वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, और इंडिया एक मेजर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टर देश के रूप में उभरा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने लगी है रिकॉर्ड रूप में, जिसके कारण ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें पूछा क्या गया है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है वो किससे किससे मिलकर बनता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमें इस क्वेश्चन को देखने से ये पता चलता है कि हमें इसी तरीके से अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में सवाल आया, तो कल को बॉन्ड के बारे में आ सकते हैं, कल को इक्विटी के बारे में आ सकते हैं, कल को पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में आ सकते हैं, तरह तरह के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसके ऊपर आ सकते हैं। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आखिर कौन सी जो चीज़ें हैं वो किस चीज़ का हिस्सा हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इफेक्ट ऑफ डिवेल्युएशन ऑफ ए करेंसी इज दैट इट नेसेसरली। तो जब किसी करेंसी को डिवेल्युएट किया जाता है, यानी कि उसकी वैल्यू को गिराई जाती है, जैसे कि अभी मान लिया कि 1 रुपये की वैल्यू अगर मान ली 100 पैसे है, और कल को 1 रुपये की वैल्यू सिर्फ 80 पैसे रह जाए, तो उसको बोलते हैं करेंसी ऑफ, उसको डिवेल्यूशन बोलते हैं हम, डिवेल्यूशन ऑफ करेंसी। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब होगा ही, ये ऑप्शन में पूछा गया है। तो पहला है कि इसका अगर किसी करेंसी को डिवेल्यूएट किया जाता है, तो क्या इसका मतलब सच में ये हो जाएगा कि इट इम्प्रूव्स द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स इन द फॉरेन मार्केट्स। दूसरा है कि इंक्रीजेज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तीसरा है इम्प्रूव्स द ट्रेड बैलेंस। तो क्या ऐसा है। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम जब तक डिवेल्यूएशन का क्या प्रभाव पड़ता है और वो नहीं जानेंगे, तब तक हम इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाएंगे। और इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल यूपीएससी में, उसके सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आप एडिटोरियल को बहुत ही अच्छे से पढ़ें। खासकर जो इकोनॉमी के जो एडिटोरियल हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो रहे हैं जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में है। तो उसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा कि आखिर अगर फेडरल रिजर्व ने अपने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, तो उसके बारे में एडिटोरियल में क्या लिखा है कि भारत पे उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को पॉइंट वाइज आप अगर आप उसको ध्यान से देखें कम से कम, क्योंकि रोज़ रोज़ आते हैं, लगभग आते ही हैं, तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, आपको ज़्यादा नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन नोट कर लेंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, रिवाइज करने में आपको आसानी होगी। तो इस तरीके से हमें ये तैयारी करनी है। फिर ट्रेड बैलेंस के बारे में पता होना चाहिए। फिर फॉरेन जब डोमेस्टिक करेंसी है उसके जब रेट घटते बढ़ते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है 9th नंबर जो क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज़ बीन द मेन कॉज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर इंडिया में ब्लैक मनी बढ़ती है, तो उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या क्यों चिंता करने की ज़रूरत है, उसका क्या कारण है। तो पहला जो ऑप्शन है कि डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग। दूसरा है इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ एंड परचेज ऑफ ब्रीसियस स्टोन्स ज्वेलरी गोल्ड ईटीसी। तीसरा है लार्ज डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म। और चौथा है लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ब्लैक मनी से रिलेटेड सवाल है, और ब्लैक मनी आप जानते हैं क्यों पूछा गया ये सवाल। पिछले काफ़ी समय से, खासकर जब से डिमोनेटाइजेशन और ये जो सरकार 2014 से आई है, ये खासकर इन मुद्दों पे बहुत ज़्यादा बोलती रही है, और इसके लिए कदम कई सारे उठाए गए हैं। तो उसके रिगार्डिंग ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, और इसमें बिल्कुल आपको क्वेश्चन ये जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इसमें आपको कॉमन सेंस का यूज़ करना पड़ेगा।
और आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर कौन कौन सी चीज़ें हैं वो ब्लैक मनी का पार्ट है। तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि इकोनॉमी के रिलेटेड में खासकर आपको जो एडिटोरियल कमेंट्स वगैरह होते हैं उसको आपको बहुत ही अच्छे से समझनी चाहिए। कोई भी अगर पॉलिसी अगर ली जा रही है, कोई भी इनिशिएटिव लिया जा रहा है, तो आपको उसके इम्पैक्ट वगैरह के बारे में एडिटोरियल में अच्छे से उसको देख लेना चाहिए। अगर एडिटोरियल ना पढ़ पाएँ तो कम से कम आपको जो करंट अफेयर मैगजीन है उसमें ज़रूर कवर कर लेना चाहिए। लेकिन मैं तो आपको प्रीफर करूँगा कि आप एडिटोरियल ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उससे आपकी एक लैंग्वेज और अंडरस्टैंडिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छे से डेवलप होती है। जब हम लोग मैगज़ीन पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग कोई एक रटने वाला काम कर रहे हैं। उसमें समझने की बहुत कम गुंजाइश होती है, जितना कि स्कोप आपको एडिटोरियल कमेंट पढ़ने से आएगा समझदारी, उतना इसमें नहीं आने का बहुत कम चांसेस है। तो इसीलिए मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि आप उन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ें जब बजाय इसके कि आप करंट अफेयर पे सोली रिलाय रहें। नेक्स्ट यहाँ पे 10th नंबर जो क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो इनमें से कौन सी जो है नीचे दिए गए ऑप्शन में वो मोस्ट इन्फ्लेशनरी है, यानी कि सबसे ज़्यादा इसके जो भाव है वो महंगाई है वो बढ़ती है। तो इसके जो ऑप्शन देख रहे हैं तो हम पहला ऑप्शन जो है रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट है। दूसरा है बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस ए बजट डिफिसिट। तीसरा है कि बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस ए बजट डिफिसिट। चौथा है क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस ए बजट डिफिसिट। तो यहाँ पर मेनली पूछा जा रहा है कि कौन से जो मेजर्स है वो लिए जाएँ, उससे क्या होगा कि महंगाई और बढ़ जाएगी। तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि जो पब्लिक डेट होता है वो क्या होता है और पब्लिक डेट के बढ़ने या घटने से क्या होता है, साथ साथ अगर हम सरकार अगर बजट डिफिसिट क्या होता है और बजट डिफिसिट को अगर भरपाई करनी हो तो उसके लिए कौन से कदम उठाने चाहिए और उन कदमों का क्या प्रभाव पड़ सकता है, और साथ साथ अगर नया मनी अगर बनाया जाए तो उससे उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि नए नोट छाप दिए जाएँ उससे बजट डिफिसिट पूरा किया जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल होके हमें इन चीज़ों को सोचना होगा, तब जाके हम इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है 11वां नंबर क्वेश्चन कि द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर मनी मल्टीप्लायर की बात की जा रही है कि जब इकोनॉमी में मनी मल्टीप्लाई होती है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहला तो है कि इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो इन द बैंक्स। दूसरा है कि इंक्रीज इन द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इन द बैंक्स। तीसरा है इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। और चौथा है इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसमें पूछा जा रहा है कि मनी मल्टीप्लायर जो होता है इकोनॉमी में वो कैसे बढ़ता है, इनमें से कौन से कदम से बढ़ता है। तो हमें सबसे पहले अगर कैश रिजर्व रेशियो के बारे में नहीं पता होगा, उसके इफेक्ट के बारे में नहीं पता होगा, तो हम इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे। साथ साथ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में नहीं पता होगा तो नहीं दे पाएंगे। उसके बाद लोगों के बैंकिंग हैबिट का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि अगर बैंकिंग सुविधाएं अगर लोगों में फैल रही हैं, अगर पूरे देश में फैल रही है बैंकिंग व्यवस्थाएं, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ साथ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, अगर देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है मनी पे, और उसकी महंगाई पे क्या प्रभाव पड़ता है। ये सब अगर हम लोग नहीं सोचेंगे, हम लोग इसको जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा हम लोग के लिए। तो और साथ साथ जो टर्म्स आ रहे हैं जैसे कि कैश रिजर्व रेशियो है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, उसके साथ साथ जो सेविंग्स वगैरह की बात होती है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानना चाहिए। ये हमें प्रीवियस क्वेश्चन को देख के हमें पता चलती हैं। नेक्स्ट हम लोग चले तो 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉल्ड इंक्रीज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात की जा रही है, यानी कि जो डिमांड के कारण जो इन्फ्लेशन आती है, अगर डिमांड ज़्यादा हो, वस्तु कम हो मार्केट में, तो जो उसके चलते जो महंगाई आती है उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला जो ऑप्शन अगर आप लोग देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़। दूसरा है फिजिकल स्टिमुलस। तीसरा है इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस। चौथा है हायर प्राइस परचेजिंग पावर। और पांचवा है राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। सिलेक्ट द करेंट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है वो किसकी वजह से होता है। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमें सबसे पहले तो इन्फ्लेशन पता होना चाहिए, उसका क्या इम्पैक्ट और कॉज होता है। दूसरा है कि इन्फ्लेशन कितने तरह के होते हैं, कितने तरीके से हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात हो रही है, कई तरह के इन्फ्लेशन के कारण होते हैं, जिसमें एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी होती है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। और साथ साथ हमें फिजिकल स्टिमुलस जैसे टर्म्स हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेज हैं, हायर परचेजिंग पावर है, फिर इंटरेस्ट रेट्स हैं, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ हैं। तो इन सारे टर्म्स का भी हमें पता हो नहीं होगा जब तक, तब तक इस तरह के क्वेश्चंस का डिस्कस करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इन सारे क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए हमें बिल्कुल बेसिक से जानकारी होनी चाहिए इन सारी चीज़ों का।
13 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग चलें तो विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डीमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट बॉन्ड्स इन प्राइमरी मार्केट। दूसरा ऑप्शन है कि द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा है कि द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इज ज्वाइंटली प्रोमोटेड बाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट हम लोग देखें तो उसमें बोला जा रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में और डीमैट अकाउंट के बारे में। तो ये सारे जो टर्म्स है आपको डेली न्यूज़पेपर में देखने को मिलते ही हैं। तो आपको ये ज़रूरी है कि अब जो सवाल पूछे जा रहे हैं यूपीएससी में तो उसको देखते हुए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम लोग अब जो नॉर्मल टर्म्स आते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमें गूगल करना चाहिए और उसके इम्पैक्ट वगैरह को देखना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट है कि जो नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म हो या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हो जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर आरबीआई ला रही है तो उस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि आखिर वो किस लिए ला रही है, उसका मकसद क्या है और इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। नेक्स्ट है कि द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इज ज्वाइंटली प्रोमोटेड बाय द आरबीआई एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इस तरह की भी जो इनिशिएटिव जैसे मैंने आपको बताया कोई भी इनिशिएटिव हो या फिर कोई भी एग्रीमेंट हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो जो कि इतने बड़े बड़े इशू से जो कि इंडिया को इकोनॉमी को प्रभावित कर रहे हो तो उन सारी चीज़ों को हमें जानने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। उनको कौन जारी कर रहा है, उनको कौन लागू कर रहा है, कौन कौन उसमें अगर ज्वाइंट है तो कौन कौन है, ये सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन की विद रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर वाटर क्रेडिट सिस्टम को लेकर बात हो रही है कि इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। तो वाटर क्रेडिट के बारे में ये बात बोली जा रही है। दूसरा है कि इट इज़ ए ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर द एजिस ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्ल्ड बैंक। तीसरा है कि इट एम्स टू इनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडीज। तो 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं और यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वाटर क्रेडिट एक टर्म आपको नज़र आ रहा होगा। तो वाटर क्रेडिट जैसे मैंने कि आपको पहले की वीडियो में भी बताया है कि जो अगर कोई भी टर्म आए तो उसको आपको वहीं पर रुक जाना है और ये चीज़ सोचने की कोशिश करनी कि आखिर ये है किस चीज़ के बारे में, क्योंकि देखिए उसके बारे में डायरेक्ट यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल। तो यहाँ पर वाटर क्रेडिट को देखते हुए ऐसे अंदाज़ा लगाना तो आपको लगता होगा कि बहुत ही आसान चीज़ है, लेकिन यूपीएससी भी कम खिलाड़ी नहीं है, वो भी ऐसे तरह के एग्जाम्पल देगी जो लगेगा बिल्कुल हाँ ये भी सही है वो भी सही है, लेकिन होगा एक ही सही या फिर एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं। तो उस हिसाब से तैयारी करनी कि बिल्कुल हमारे जो गेस हो वो गलत ना हो। तो यहाँ पर देखिए ये बोला जा रहा है कि क्या ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, इसका क्या काम है उस पर सवाल पूछा गया है, इसको किसके एजेस के अंदर में काम करता है जैसे कि WHO वर्ल्ड बैंक के अंदर में काम करता है, इसका एम क्या है, लक्ष्य क्या है, ये पूछा गया है। तो इसी तरीके से हमें नेक्स्ट बार में भी अगर कोई टर्म दिखे या फिर कोई पॉलिसी दिखे, कोई स्कीम दिखे तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन करते हुए उसको समझना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 15 नंबर वो ये है कि इन इंडिया द सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट यूजुअली रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंडिया में जो सेंट्रल बैंक का जो फंक्शन है जिसको कहा जाता है कि लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, उसका मेनली मतलब क्या है। तो पहला जो ऑप्शन है ये है कि इन लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेज। दूसरा है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग ए टेम्पररी क्राइसिस। तीसरा है लेंडिंग टू गवर्नमेंट्स टू फाइनेंस बजटरी डिफिसिट। तो 3 तरह के ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पे और आरबीआई के जो फंक्शन है उसके ऊपर सवाल पूछा गया है कि उनको जो आरबीआई है उसको लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट बोला जाता है। तो ऐसा क्यों बोला जाता है उनको। तो इसमें आपको जब तक नहीं पता होगा इस तरह के जो टर्म अगर मान लीजिए जैसे कि आपने देखा होगा कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो उसको टाइगर विदाउट टूथ बोला जाता है, यानी कि बिना दांत का बाघ या शेर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ही कमज़ोर बॉडी है। तो वो क्यों है ऐसा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों टिप्पणी करती है, तो उसकी टिप्पणी को भी देखिए कि क्या उसके पक्ष में वो दलील दे रही है, क्या सबूत दे रही है वो। तो इसी तरीके से अगर लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट अगर सेंट्रल बैंक को बोला जा रहा है तो क्यों बोला जा रहा है उसके बारे में हमारे दिमाग में क्वेश्चन उत्सुकता आनी चाहिए और उत्सुकता का जवाब पाके उसको नोट भी कर लेना चाहिए कि हाँ इसके ये कारण है। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी देखिए एक टर्म से रिलेटेड है कि R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस कॉन्स्टिट्यूट्स ए टूल अवेलेबल फॉर प्रोमोटिंग द एडॉप्शन ऑफ। तो R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस है तो इसका
इसका मतलब क्या हुआ है, तो ये देखिए 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें पहला ऑप्शन है कि इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। दूसरा है इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। तीसरा है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन द कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स इन डिग्रेडेड लैंड्स। चौथा है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो आरटी कोड ऑफ प्रैक्टिसेस आपको देखने से क्वेश्चन को लग रहा होगा कि ये इन्वायरमेंट से है। तो जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड सवाल है, तो आपको ये चीज़ को मैंने आपको बार बार बताया है, अभी थोड़ा देर पहले भी बताया कि आपको टर्म्स को लेके बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहना है, तब आप इस तरह के क्वेश्चन को आंसर दे पाएंगे। और एक एक एग्जाम में तो 2-2 3-3 तरह के टर्म्स रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम में देखने को मिल रहे हैं आजकल। ताज़ा उदाहरण अभी आपके सामने है। नेक्स्ट यहाँ पर देखा जा रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कि वाई इज देयर ए कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स। तो जो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट है, जहाँ पर तांबा को पिघलाया जाता है, उन प्लांटों के बारे में यहाँ पर कंसर्न है। तो वो कंसर्न क्यों है, इसके ऊपर सवाल है। तो पहला जो ऑप्शन है कि दे में रिलीज लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट। दूसरा है कि द कॉपर स्लैग कैन यू काउज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल्स इनटू एनवायरनमेंट। तीसरा है कि दे में रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज ए पॉल्यूटेंट। यहाँ पर जो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स है उसके ऊपर जो सवाल है, तो उसके प्रभाव के बारे में बोला जा रहा है कि अगर कोई चीज़ चिंता का विषय अगर आपने न्यूज़ में पढ़ा है तो क्यों पढ़ा है, उसके बारे में क्यों वो चीज़ बोली जा रही है। अगर कंसर्न जताया जा रहा है तो क्या कंसर्न्स हैं, वो क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये चीज़ हमारे दिमाग में होनी चाहिए। और खासकर जो एग्जॉस्टिंग जो मटेरियल होते हैं जिसके ऊपर कंसर्न होते हैं, जैसे कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन, तो उसके ऊपर सवाल आ सकता है कि कौन कौन से जो तत्व हैं वो पोल्यूशन फैला रहे हैं, या फिर गाड़ी अगर फैला रहे हैं सबसे ज़्यादा पोल्यूशन, तो गाड़ियों में से कौन से जो तत्व है वो निकलते हैं। ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन कि विद रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फर्नेस ऑयल को लेकर सवाल है। तो पहला ऑप्शन है कि इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। दूसरा है सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर। तीसरा है इट्स यूज कॉजेज सल्फर एमिशंस इनटू इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है। तो फर्नेस ऑयल को लेकर सवाल है। तो फर्नेस ऑयल आप जानते हैं कि ये ऐसा टर्म है कि जो कि न्यूज़ में आता रहता है। तो हमें इस चीज़ को डिस्कस करने से यही फ़ायदा होता है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको डिस्कस करिएगा, तब आपको पता चलेगा कि आखिर हमें न्यूज़ में पेपर में पढ़ना क्या है, या करंट अफेयर मटेरियल में पढ़ना क्या है। क्योंकि न्यूज़पेपर और करंट अफेयर मटेरियल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि बिल्कुल हमें हमारे काम की नहीं होती, और हम उसको रटते चले जाते हैं। और रटने से क्या होगा कि अगर अननेसेसरी चीज़ों को रटेंगे तो अननेसेसरी चीज़ें याद हो जाएंगी, उसके चलते जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो हमसे छूट जाएंगी और हमारा टाइम वेस्ट होगा। और हम यहाँ टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ कोई फिल्म नहीं देख रहे हैं, हम अपनी लाइफ बनाने आए हैं। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि कम आप खुद से कम अगर ना हो सके, अगर लेक्चर ना सुन सके, तो कम से कम खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखा करें। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर, इट्स यूज कॉजेज सल्फर इमिशन इनटू एनवायरनमेंट। ये तीनों सवाल ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसके आधार पे आपको आंसर देना है। तो आप जब तक इस तरीके से नहीं सोचेंगे किसी भी चीज़ को, बिल्कुल उसके ब्रॉड चीज़ों को नहीं समझेंगे, तो तब तक हम आगे इसमें तैयारी को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं इसको। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ब्लू कार्बन। तो ब्लू कार्बन को लेकर सवाल है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशियंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम्स। दूसरा है कार्बन सिक्वेस्टेड इन फॉरेस्ट बायोमास एंड एग्रीकल्चरल सॉइल्स। तीसरा है कार्बन कंटेन इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। चौथा है कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो ब्लू कार्बन आपने देखा है, ये एक टर्म है, और मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से यहाँ पर दोहराने का कोई मतलब नहीं है कि जब टर्म आए तो उसको हमें बहुत ही अच्छे से और उसको डिटेल में जानना है। क्योंकि देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो भी कार्बन ही उसमें शब्द शब्द इस्तेमाल हुआ है चारों में, लेकिन थोड़े से चेंजेस के साथ है। तो हमें पूरी सतर्कता के साथ उसको देखना है कि आखिर किस चीज़ में इफेक्ट पड़ रहा है और किस तरह के चेंजेस ला रहा है। क्योंकि ऑप्शन एक तरह के आ जाएंगे तब भी आप कन्फ्यूज हो जाइएगा, तो पढ़ने से फिर को मतलब रह नहीं जाएगा। तो आपको बिल्कुल सतर्क होकर उसको देखना है कि आखिर एग्जैक्टली क्या है। 20वां नंबर जो क्वेश्चन है कि इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन ए सरफेस विदाउट सॉइल। यहाँ पर बोला जा रहा है कि बिना सॉइल के कौन सी जो चीज़ है जो निम्नलिखित में से वो बिना सॉइल के भी रह सकती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि पहला है फर्न लाइकेन, तीसरा है मॉस, चौथा है मशरूम। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और ये आपको जो बेसिक बुक है उसको पढ़ने से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बेसिक बुक से पूछा गया सवाल है। तो अगर आपने अपनी जो बेसिक बुक है, वो जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी की जो की बुक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इस चीज़ का आंसर आपको वहाँ से मिल जाएगा।
तो ये चीज़ हमें पता चलती है कि इस तरीके से क्वेश्चन हमारे बेसिक बुक से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 21 नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग ए नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट। तो नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट अगर बनाना हो तो उसमें से किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, कांग्रेस ग्रास, एलिफेंट ग्रास, लेमन ग्रास, नट ग्रास। तो ये करंट अफेयर का मटेरियल है जिसको हम लोग इसको अगर आपने करंट अफेयर मटेरियल अच्छे से फॉलो किया होगा तो इसका आंसर आपको पता हो जाएगा। और ये जो अगर आपको जो स्टैटिक बुक है उसमें इसके मिलने के बहुत कम चांसेस है। ये करंट अफेयर का ही मटेरियल है जो इसमें शोध वगैरह होते रहते हैं ना, तो उसमें इस चीज़ को आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको। तो जो भी नए नए तरह के शोध होते हैं उस पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा जोर देना होगा कि अगर कोई बहुत ही प्रोमिनेंट चीज़ हो रही है, जैसे कि अगर कोई नया बायोफ्यूल मिल गया है या फिर कोई रॉकेट का नया ईंधन खोज हो गया है, तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और खासकर उसकी जो टेक्नोलॉजी है, उसकी जो काम करने की प्रणाली है, वो भी हमें ध्यान में रखना होगा। और उसको उसके उसके निगेटिव इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, वो भी हमें चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे 22 नंबर जो क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो 4 ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं जिसमें ये बोला जा रहा है कि विच ऑफ द एबव आर प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द फूड चेन्स ऑफ ओशियंस। तो ओशियन के फूड चेन की यहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर में कौन कौन शामिल है, ये 4 ऑप्शन में ये पूछा गया है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है कोपॉड्स, दूसरा है क्यानोबैक्टीरिया, तीसरा है डायटोम्स, चौथा है फोरामिनेफेरा। तो ये भी आपको जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी की जो बेसिक बुक है वहाँ से आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें जो हमारी किताबें हैं उससे क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, ये हमें प्रीवियस ईयर बुक को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझने से समझ में चीज़ें आती हैं। 23वां नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि हेज हॉग, दूसरा है मारामोट, तीसरा है पेंगोलिन, और फिर दिया गया है कि टू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रीडेटर्स विच ऑफ द एबव ऑर्गेनिजम्स रोल्स अप एंड प्रोटेक्ट्स देयर वल्नरेबल पार्ट्स। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो जीव है जो अपने आप को रोल कर लेता है ताकि वो शिकारियों से बच जाए और इस तरह से अपने आप को बचा लेता है वो। तो यहाँ पर 3 जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल आपको या तो करंट अफेयर में मिलेंगे या फिर आपका जो स्टैंडर्ड बुक है वहाँ पर मिलने के चांसेस हैं। और इसके कहीं पे भी चांसेस नहीं है कि आपको कहीं पे एडिटोरियल वगैरह में मिल जाएँ, ये बिल्कुल असंभव सी बात है। तो ये दोनों चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और खासकर अगर कोई जीव जंतु है उसका कोई खास फीचर है तो उसको आपको देखना है कि किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करता है चीज़ों को लेके। जैसे कोई रंग बदलने वाली छिपकली आ गई तो उसके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। कोई जहरीला जानवर अथी सांप की स्पीसीज़ की खोज हुई है जो कि विशेष तरीके से व्यवहार करती है, या फिर उसका जो जहर है उसमें कुछ विशेष चीज़ पाया गया है। तो इस तरह के न्यूज़ होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट। तो मैंने आपको पहले की वीडियोज में बताए हैं कि अगर कोई डिक्लेरेशन हो, कोई एग्रीमेंट हो, कोई एमओयू हो, जो कि चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, दो देशों के बीच में इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित हो, या फिर कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट किस तरीके के दिए गए हैं। इट वॉज फर्स्ट इंडोर्स्ड एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट इन 2014। दूसरा है इट इंडोर्सेस ए ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। तीसरा है इट इज़ ए लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन। चौथा है इट इज़ इंडोर्स्ड बाय गवर्नमेंट्स, बिग कंपनीज एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज़। पांचवा है इंडिया वाज वन ऑफ द सिग्नेटरीज एट इट्स इंसेप्शन। तो 5 तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। और पांचों ऑप्शन आपको जब देखने को मिलते हैं तो उससे ये पता चलता है कि हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए कोई भी जब डिक्लेरेशन वगैरह न्यूज़ में आए तो। जैसे कि यहाँ पर बोला जाए क्या ये लीगली बाइंडिंग है। दूसरा बोला जा रहा है कि किसको इंडोर्स कौन कौन करते हैं, ये ऑप्शन है। तीसरा ये है कि इंडिया इसका सिग्नेटरी है या नहीं है। चौथा ऑप्शन है कि इसका मकसद क्या है। पांचवा ऑप्शन है कि इसको सबसे पहले कब इसको इंडोर्स किया गया था या पहली बार कब बनाया गया था, कौन से साल में बनाया गया था, ये ऑप्शन है। तो इसी तरीके से हमें जब नेक्स्ट डिक्लेरेशन हम न्यूज़ में पढ़ेंगे तो इस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो ये पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, और कोई भी कमेंट हो, सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। हमें उन सजेशनों को सुनने में बहुत इंटरेस्ट है और हम उसको अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे। और जो भी अच्छे सजेशन है वो बिल्कुल हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेटेड रहें। और इसी के साथ हम आज के नेक्स्ट वीडियो को डिस्कस करके फिर इस वीडियो का एंड करके हम लोग फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे।
25वां नंबर जो क्वेश्चन है कि मैग्नेटाइट पार्टिकल्स सस्पेक्टेड टू काउज न्यूरोडिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड एज इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर मैग्नेटाइट पार्टिकल्स की बात की जा रही है। तो उसमें ये बोला जा रहा है कि इससे क्या होते हैं कि न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये कह रहा है कि ये जो जनरेट होती है वो इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट्स के जरिए जनरेट होती है, जो कि किससे ये उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर पहला है कि ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, दूसरा है इंजन ऑफ मोटर व्हीकल्स, तीसरा है माइक्रोवेव स्टोव्स विद इन होम्स, चौथा है पावर प्लांट्स, पांचवा है टेलीफोन लाइन्स। तो ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन से इसके कारण है। तो इस तरीके से जो आपको शोध वगैरह जो आपको न्यूज़ में देखने को मिलते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि उस जो टोटल आर्टिकल में बात क्या क्या जो मुख्य हैं वो बोली जा रही हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैग्नेटाइट पार्टिकल्स के बारे में बोला जा रहा है, तो ये कुछ खास आपको सुनने में लग रहा होगा। जैसे कि आप PM 2.5 की बात करते हैं, PM 10 की बात करते हैं, या फिर मोनोऑक्साइड जो है उसके पॉल्यूशन की बात करते हैं, हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं जो अक्सर न्यूज़ में रह रही है आजकल। तो हमें उसके एप्लीकेशंस को भी जानना है, उसके प्रभाव को जानना है, उसके क्या क्या, उसको कहाँ से प्रोड्यूस किया जाएगा वो जानना है, उसका क्या क्या जो हैं वो ऐसे जो बाई प्रोडक्ट हैं वो निकलते हैं जो कि हानिकारक हैं या फिर फ़ायदेमंद है, वो हमें जानना है। तो इस तरीके से हमें अपनी तैयारी को करना है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।